स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था ओशियन वाटरवे। इन ओशियन वाटरवे में कुछ इस प्रकार के बैरियर्स आ जाते हैं जिससे एक ओशन दूसरे ओशन से कनेक्टेड नहीं हो पाता। इनको बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए दो मैन मेड कैनाल का फॉर्मेशन किया गया है, जो मैन मेड ओशियन रूट कहलाते हैं। मानव निर्मित यह एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है जिससे रेड सी और मेडिटेरियन सी को, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियंस को कैनाल का कंस्ट्रक्शन करके इनको कनेक्टेड किया गया, जिससे हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस के ओशियन रूट थे इनको इनके नियर बाई कंट्री से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए शॉर्ट रूट प्रोवाइड हुई। इन शॉर्ट रूट को प्रोवाइड करने के लिए टू शिपिंग कैनाल का कंस्ट्रक्शंस किया गया। द स्वेज एंड द पनामा कैनाल आर टू वाइटल मैन मेड नेविगेशन कैनाल और वाटरवे विच आर एच गेटवे ऑफ कॉमर्स फॉर बोथ ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। इन कैनाल के कंस्ट्रक्शन से ईस्टर्न साइड के कंट्री और वेस्टर्न साइड के जो कंट्री हैं उनको वेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड हुई और इनमें इंटरनेशनल ट्रेड भी फास्टली इंक्रीज हुआ। इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वेज कैनाल। दिस कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन द इजिप्ट बिटवीन पोर्ट साइद एंड इन द नॉर्थ एंड पोर्ट स्वेज इन द साउथ लिंक द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। ये आप मैप में देखें कि इसमें मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए स्वेज कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया गया। ये इजिप्ट मिस्र कंट्री के इस्थमिस हाईलैंड एरिया को काट करके इस कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया गया। मेडिटेरियन सी के साइड के अंदर इसमें पोर्ट सईद सी पोर्ट है और इसमें रेड सी की तरफ जो है वो पोर्ट स्वेज सी पोर्ट है, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को गल्फ स्वेज के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। This canal give Europe a new gateway of inland ocean and reduce direct sea route distance between the Liverpool and the Colombo compared to the Cape of Good Hope route। जो हमारा गुड होप रूट मीन्स एशिया के कंट्री की कनेक्टिविटी यूरोपियन कंट्री को करने के लिए जो शिप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूरा राउंड लगा करके और ट्रैवलिंग पूरी करते थे, वो अब इस स्वेज कैनाल के थ्रू डायरेक्ट जो हैं वो अपनी ट्रैवलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। एशियन कंट्री जैसे कि मैप में दिया गया है, इंडिया है, श्रीलंका है, इधर जो है वो बांग्लादेश है, म्यांमार है, इंडोनेशिया वगैरह के जो देश हैं, अब पाकिस्तान है, अरबियन कंट्री हैं। ये सारे कंट्री जो हैं वो यूरोप के अंदर यहाँ पर पहुँचने के लिए केप ऑफ गुड होप रूट से यहाँ से अपनी ट्रैवलिंग करके जाते थे। जैसे कि मुंबई से कोई भी शिप चलता था तो वो पूरा इंडियन ओशन से साउथ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशंस को क्रॉस करके और फिर लंदन के अंदर अपनी ट्रैवलिंग कंप्लीट करता था, जिससे ये काफ़ी लंबा रूट हो जाता था। उसके बाद स्वेज कैनाल ओपन होने से ये आपका इजिप्ट कंट्री का लैंड एरिया है, यहाँ से कनेक्टेड करके और इसको मेडिटेरियन सी, ये आपका मेडिटेरियन सी है, इस मेडिटेरियन सी से इसको कनेक्टिविटी रेड सी से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके और ये सीधा एक रूट तैयार हो गया, जो यहाँ से ये लंदन है आपका, ये मुंबई है, जो इस रूट के कंपैरिजन्स के अंदर लगभग 9600 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर क्या हुई है, कम हुई है। इस स्वेज कैनाल के ओपन होने से यूरोपियन कंट्री के डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो एशियन कंट्री और ऑस्ट्रेलियन कंट्री से हुई है, जिससे इनके अंदर ट्रेड फास्टली इंक्रीज हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इनमें बेटर अपॉर्चुनिटीज अवसर प्राप्त हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन in the field of transportation
एंड नेविगेशंस। सेकंड जो एडवांटेज है इसमें, दिस कैनाल हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट बिटवीन द पोर्ट सईद इन द नॉर्थ एंड द पोर्ट स्वेज इन द साउथ। पोर्ट स्वेज यहाँ पर है और पोर्ट स्वेज इसमें इस जगह पर है। जो रेड सी की साइड के अंदर है वो पोर्ट स्वेज, और मेडिटेरियन सी की साइड के अंदर है वो पोर्ट सईद को ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, दिस कैनाल इज 160 किलोमीटर लॉन्ग, 11 to 15 मीटर डीप and its maximum width is 365 meter. About 100 ship travel daily and each ship take 10 to 12 hours to cross this canal. यह कैनाल 160 किलोमीटर लंबी, 11 से 15 मीटर गहरी और 365 मीटर चौड़ाई के अंदर है, जिसमें प्रतिदिन 100 शिप जो हैं वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और एक शिप को यहाँ से क्रॉस करने के लिए, इस कैनाल को क्रॉस करने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इस कैनाल में कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं है। लॉकिंग सिस्टम मीन्स शिप को डायरेक्ट जो है वो रेड सी और मेडिटेरियन सी के अंदर ट्रैवलिंग के लिए लाया जा सकता है। लार्ज जो शिप होते हैं, बड़े जो शिप होते हैं जो इस कैनाल को क्रॉस नहीं कर पाते, वो इस केप टाउन मार्ग से होकर ही अपनी ट्रैवलिंग जो है वो पूरी करते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है ए रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन मैप में देखिए आप, ये रेलवे लाइन फॉलो द कैनाल टू स्वेज पोर्ट फ्रॉम द इस्मालिया देर इज ए ब्रांच लाइन ऑफ द कैरो, ए navigable freshwater canal from the Nile also join the Suez and the Ismailia to supply fresh water to Port Said and Suez। इसके अंदर ये कैरो एरिया है, रीजन है जो इनलैंड पार्ट के अंदर है। यहाँ से एक रेलवे लाइन जो है वो जाती है, जहाँ स्वेज के पास जाती है और इसको फॉलो करके ये आगे है वो निकल जाती है। दूसरी है एक रेलवे लाइन जो इस्मालिया के पास आकर के इसको कनेक्टेड करती है। इस्मालिया ये सी पोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। ये सी पोर्ट जो है जैसे ओपन ओशियंस के अंदर लार्ज सी पोर्ट होते हैं, ऐसे ही ये एक मॉडर्न सी पोर्ट है। इसके साथ ही ये रेलवे लाइन जो है ये आ रही है। यह कैनाल जो है वो ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक दोनों को अपनी कैनाल के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। इसमें नील नदी जो है वो अपने फ्रेश वाटर का डिस्चार्ज इस कैनाल के अंदर करती है, जो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज को फ्रेश वाटर की सप्लाई करती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, दिस कैनाल हैज़ ओपन ए शॉर्टर रूट बिटवीन यूरोपियन कंट्री ये आपकी पूरी यूरोपियन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, हंगरी, इन सब कंट्री को ये अपना शॉर्टर रूट जो है ये प्रोवाइड करता है। शॉर्टर रूट बिटवीन यूरोपियन कंट्री ऑन वन साइड एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये ईस्टर्न कंट्री एंड द एशिया ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड के अंदर एशिया के कंट्री को ये शॉर्टर रूट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, द डिस्टेंस एज कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट। केप ऑफ गुड होप रूट, ये केप ऑफ गुड होप रूट है जो इंडियन ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन को कनेक्टिविटी देता है। केप ऑफ गुड होप रूट, द डिस्टेंस एज कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप रूट हैज़ रिड्यूस बाई 9600 किलोमीटर बिटवीन लंदन एंड मुंबई। लंदन से और मुंबई के बीच के अंदर जो स्वेज कैनाल के थ्रू डिस्टेंस रिड्यूस हुई है वो 9600 किलोमीटर केप ऑफ गुड होप रूट के कंपैरिजन में कम हुई है। इधर से यहाँ पर जब लंदन पहुँचा जाता था तो 9600 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी जहाज़ों को,
और सुएज कैनाल के थ्रू जब ट्रैवलिंग की जाती है तो ये रिड्यूस हुई है। इसी टाइप से बाई 5120 किलोमीटर लिस्बन एंड मकाऊ। लिस्बन जो पुर्तगाल के अंदर है यहाँ पर है, एंड मकाऊ जो ईस्ट एशिया के अंदर है, इधर ये कंट्री है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी लगभग 5120 किलोमीटर की कम हुई है। बाई द 10,720 किलोमीटर बिटवीन न्यूयॉर्क एंड अदन। अदन यमन का एक सी पोर्ट है, ये यमन कंट्री है और यहाँ की सी पोर्ट है, और इधर जो है वो आपका न्यूयॉर्क सी पोर्ट है, जो यहाँ से और इसके सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आकर के अपनी ट्रैवलिंग कंप्लीट करती है। तो इसमें 10,720 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कम होती। जबकि अगर इसको भी हम इधर से केप ऑफ गुड होप रूट से इधर आकर के और यहाँ पर अदन में जाया जाता है तो ये 10,720 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, यूरोप कंट्री स्पेशली ब्रिटेन एंड द मेन बेनिफिशरी फ्रॉम दिस कैनाल। इस कैनाल को ब्रिटेन से सबसे अधिक लाभ हुआ है, क्योंकि साउथ एशियन कंट्री है वो ब्रिटेन के ऑक्यूपाइड थे, और ब्रिटेन के कॉलोनियज कंट्री होने के कारण से यहाँ से ब्रिटेन रॉ मटेरियल जो है वो रिसीव करता था और फिनिश गुड जो है वो इन कंट्री को सप्लाई करता था। इसलिए सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ब्रिटेन और साउथ एशियन कंट्री के बीच में होता था, तो सबसे अधिक जो बेनिफिट है वो इसमें ब्रिटेन को हुआ है। इसलिए इसको ब्रिटेन की जगुलर वेन के नाम से जानते हैं, स्नायु नाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, द कंट्री टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस कैनाल एज फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड अदर्स साउथ एशियन कंट्री जो हैं वो इससे बेनिफिट रिसीव कर रही हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ एशियन कंट्री है, अफ्रीका है, यूरोपियन कंट्री हैं, और इसमें इधर नॉर्थ अमेरिका को भी इस कैनाल के थ्रू बेनिफिट रिसीव हुआ है। ये इनकी मेन इम्पोर्टेंट हैं। इस कैनाल के डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इसके अंदर जो नॉर्थ साउथ के अंदर सी पोर्ट हैं, लेक हैं, इसमें रेलवे ट्रैक हैं, इनको मैप में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें। बहुत सी बार इसमें वैल्यू बेस्ड टाइप के अंदर ये मैप आ सकता है और उससे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द पनामा कैनाल। पनामा कैनाल भी सुएज कैनाल की तरह ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के अंदर पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियंस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। दिस कैनाल कनेक्टेड द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। It has been constructed across the Panama Isthmus between the Panama City and Colon by the U.S. government, which purchased 8 kilometers of area on either side, and the name it the Canal Zone। मैप में देखिए पनामा कैनाल यहाँ पर। पनामा कैनाल के पूर्व में अटलांटिक महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर है जो अटलांटिक ओशियंस को कनेक्टिविटी दे रहा है। इसके वेस्ट के अंदर जो है वो पैसिफिक ओशियन, जो ये पैसिफिक ओशियंस को कनेक्टिविटी दे रही है। यहाँ से पनामा कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसका निर्माण पनामा जो इस्थमिस जल डमरू मध्य है उसको काट करके इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य को काटकर कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो 8 किलोमीटर की एक स्ट्रिप चौड़ी पट्टी के रूप में इस पनामा से यूएसए ने खरीद लिया। यह कैनाल 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी और कटाव से युक्त है। इसमें डायरेक्ट
अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्टिविटी नहीं करवाई जाती, इसलिए इसमें लॉकिंग सिस्टम जो हैं वो बने हुए हैं। मीन्स शिप को वाटर चैम्बर के थ्रू अप और डाउन, ऊपर और नीचे जो है वो उतारा जाता है। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, ये आपका अटलांटिक ओशन के साइड में है। अटलांटिक ओशन के साइड के अंदर जो पनामा कैनाल का सी पोर्ट है वो कोलोन सी पोर्ट है। इसके अंदर ये एक जो है लॉकिंग सिस्टम बनाया गया है गुटम के पास के अंदर, गुटम डैम एंड लॉक सिस्टम बनाया गया है। इसको भी आपको अच्छे से मैप में ध्यान में रखना है, बहुत सी बार ये पूछ लगते हैं कि ये कौन सा लॉकिंग सिस्टम है। उसके बाद ये कैनाल जो है वो आगे चलती है और इसमें ये साउथ के अंदर जो है वो अटलांटिक ओशियंस के अंदर, ईस्ट के अंदर अटलांटिक ओशियंस के अंदर आती है, जहाँ पर इसकी लास्ट जो टर्मिनल सी पोर्ट है वो पनामा सी पोर्ट आती है। द मेन characteristics of Panama Canal. This canal has been constructed across the Isthmus of Panama, laying between the continent of North and South America. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट के बीच के अंदर पनामा इस्थमिस को काट करके ये बनाई गई है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, दिस कैनाल कनेक्टेड द कोलोन पोर्ट ऑन द अटलांटिक कोस्ट। अटलांटिक कोस्ट की तरफ इसके अंदर जो है वो कोलोन पोर्ट है एंड द पैसिफिक साइड के अंदर इसमें पनामा सी पोर्ट है। मीन्स कोलोन और पनामा सी पोर्ट को ये कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही है। दिस कैनाल कंस्ट्रक्टेड बाय द यूएस गवर्नमेंट विच परचेज 8 किलोमीटर ऑफ एरिया ऑन द आइदर साइड। 8 किलोमीटर एक लंबा स्ट्रेप एरिया परचेज करके यूएस गवर्नमेंट ने कैपिटल का यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जिससे कि ये ईस्ट यूएसए और वेस्ट यूएसए को अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। मीन्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूएसए और कनाडा को इससे है, जिससे कनाडा के ईस्टर्न पार्ट और यूएसए के ईस्टर्न पार्ट को इस कैनाल के थ्रू जो है वो कनाडा और यूएसए के वेस्टर्न पार्ट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। इस कैनाल के थ्रू जो है ये यूएसए और कनाडा के वेस्टर्न पार्ट को डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो यूरोपियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री से भी हुई है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, दिस कैनाल इज अबाउट 72 किलोमीटर लॉन्ग एंड द इन्वॉल्व ए वेरी डीप कटिंग फॉर द लेंथ of 12 kilometer. It has a 6 lock system and the ship cross the different levels of 26 मीटर अप एंड डाउन। 26 मीटर ऊपर और नीचे वाटर चैम्बर बना करके और इन लॉकिंग सिस्टम के थ्रू शिप को आगे की जो ट्रैवलिंग है वो कंप्लीट करवाई जाती है। थ्रू दिस लॉक बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ पनामा से ही ये लॉकिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ हेल्प इन इंक्रीज द ट्रेड बिटवीन द कंट्री ऑफ अटलांटिक एंड पैसिफिक सी कोस्ट। अटलांटिक कोस्ट के ऊपर जो सी पोर्ट बनी हुई हैं और पैसिफिक कोस्ट के ऊपर जो सी पोर्ट बनी हुई हैं, इनको ये अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ रिड्यूस द डिस्टेंस 4000 किलोमीटर बिटवीन न्यूयॉर्क एंड ऑकलैंड। ऑकलैंड यहाँ पर है, न्यूयॉर्क इधर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 4000 किलोमीटर लगभग कम हुई है। एंड बाई 13,000 किलोमीटर बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को के बीच के अंदर भी लगभग 13,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो इसके अंदर कम हुई है कंपेयर टू केप हॉर्न स्टॉर्मी रूट। केप हॉर्न का ये रूट है, केप ऑफ गुड होप ये था, केप हॉर्न ये है। ये विंटर सीजन्स के अंदर फ्रीज हो जाता है और ओशंस के अंदर आइसबर्ग्स आने से शिप के एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, जिसके कारण से ये विंटर सीजन में ये ओशन रूट क्लोज होने की वजह से ईस्ट यूएसए और कनाडा को वेस्ट यूएसए और कनाडा से कनेक्टिविटी है
वो समाप्त हो जाती थी, जिसके लिए इस पनामा कैनाल का कंस्ट्रक्शंस यूएसए ने किया। Likewise, the distance between the Western Europe and the northeastern and central USA, northeastern and central USA, and East and South Asia, East and South Asia is shortened। इसके थ्रू जो है वो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी हैं वो इधर से इस रूट के अंदर हो जाती है, जो इधर से यूएसए के ईस्टर्न साइड से पनामा कैनाल और पनामा कैनाल से जो है वो साउथ और ईस्ट एशिया के जो कंट्री और आइलैंड वगैरह हैं उनसे बेटर कनेक्टिविटी है वो यूरोप से डायरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स में दिस कैनाल ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम, ग्रेन ऑयल, grain, ores and coal from the Atlantic side and copper, nitrate, tin, fruit and timber from the Pacific sides। ये इस कैनाल के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाने वाली गुड्स हैं। ओपन ओशन वाटरवे के बाद हमारे स्टार्ट होते हैं इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे जो हैं ये हमारे जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, लेक्स हैं और कोस्टल एरिया के पास जो इम्पोर्टेंट वाटरवे हैं सिंस टाइम द इम मेमोरियल्स। नदियों, नहरों, झीलों तथा तटीय क्षेत्रों पर प्राचीन काल से ही हम महत्वपूर्ण जलमार्गों का उपयोग करते आ रहे हैं। The boat and steamer are used as the mean of transport for cargo and passenger. The development of the inland waterway is depend on the navigability, width and depth of the channel। जो हमारे नाव्य योग्य कैनाल सिस्टम हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उन पर डिपेंड करता है, उनकी गहराई पर और उनकी चौड़ाई पर। कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज़। इनलैंड वाटरवे की कैपेसिटी जो है वो वहाँ पर नदियों, नहरों, समुद्र और झीलों की जो गहराई होती है, उनकी चौड़ाई होती है, उनकी लंबाई होती है और उनमें जल के जो प्रवाह होता है और वहाँ पर अवेलेबल टेक्नोलॉजी होती है, उसके आधार पर ही वहाँ इनका डेवलपमेंट होता है। मीन्स जहाँ पर अच्छी लंबी और पूरे वर्ष भर पेरिनियल रिवर्स फ्लोइंग होती रहती हैं विदाउट वाटरफॉल और रैपिड के प्रभाव के बिना, वहाँ पर इनलैंड वाटरवे की फैसिलिटी बेटर होती है और वो इनलैंड पार्ट को अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लार्ज डिस्टेंस तक प्रोवाइड करते हैं। रिवर आर ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेंस फॉरेस्ट। वेरी हैवी कार्गो लाइक coal, cement, timber and metallic ores can be transported through inland waterway। गहरे वन क्षेत्रों में नदियां ही परिवहन का एक मुख्य साधन होती हैं। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, लकड़ी, धात्विक खनिज आदि को आंतरिक जलमार्गों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। In the ancient times, riverway were the main highway of transportation as in the case of India। प्राचीन काल में परिवहन के साधन के रूप में सबसे अधिक नदियों का ही उपयोग किया जाता था, जैसे कि भारत के अंदर किया जाता था। बट दे लॉस्ट इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम रेलवे, लैक ऑफ वाटर ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ इरीगेशंस एंड देयर पुअर मेंटेनेंस। परंतु अब इनका महत्व कम हो गया है क्योंकि रेलवे और रोड से इनका अधिक कंपटीशन हो गया है, क्योंकि रेलवे और रोड हैं वो वाटरवे, इनलैंड वाटरवे के कंपैरिजन में फास्ट ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं। दूसरा,
लेक ऑफ वाटर, इनमें पानी की कमी आ गई है क्योंकि इरिगेशन पर्पज़ के लिए डैम का कंस्ट्रक्शन करके इनके वाटर को डाइवर्जन कर दिया गया है। एंड देयर पुअर मेंटेनेंस, और इनकी खराब मेंटेनेंस के कारण से कि इनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्ट अपनी उपयोगिता को लॉस क्यों कर रहा है, अपनी उपयोगिता को हानि क्यों पहुंचा रहा है, उनका महत्व कम क्यों हो गया है। इनलैंड वाटरवे के डेवलपमेंट के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें सबसे पहले जो आती है, रिवर शुड हैव सफिशेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर। सीजनल रिवर्स आर नॉट मच स्टेबल फॉर इनलैंड वाटरवे। सेकेंड पॉइंट आता है, रिवर मस्ट बी फ्री फ्रॉम रैपिड गार्ज वाटरफॉल सो दैट नेविगेशंस कुड बी ईजी। नदियों के अंदर जो छिपरिकाएँ हैं, गार्ज हैं, वाटरफॉल हैं, ये नहीं होने चाहिए, जिससे उनमें निरंतर जो है वो नेविगेशन पर्पज़ के लिए उनका यूटिलाइज किया जा सके। रिवर मेंडरिंग शुड बी मिनिमम सो दैट बोट एंड शिप कैन बी स्ट्रेट पासेज। नदियाँ जो हैं वो घुमावदार नहीं होने चाहिए, उनमें मेंडर्स नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे कि बड़े जहाज़ और शिप हैं वो लंबी दूरी तक ट्रैवलिंग कर सकें। नेक्स्ट आता है, ए गुड रिवर माउथ कनेक्टेड इनलैंड वाटरवे टू ओशियन रूट। नदियों का मुंह पूर्ण रूप से समुद्र के पास गहरा होना चाहिए, जिससे कि जो इनलैंड वाटरवे शिप हैं वो ओशियन वाटरवे के अंदर अपने ट्रैवलिंग जो है वो कंटिन्यू रख सकें। नेक्स्ट आता है, फ्रीजिंग ऑफ रिवर ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड एरिया हैंडर्स इनलैंड वाटरवे। विंटर सीजन्स के अंदर नदियों में पानी जमना नहीं चाहिए, क्योंकि जमा हुआ पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो नेविगेशन पर्पज़ के लिए स्टेबल नहीं होता। ये वाटरवे के डेवलपमेंट के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। जिस रीजन्स के अंदर ये कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, फुलफ़िल होती हैं, वहाँ पर इनलैंड वाटरवे हैं वो ट्रांसपोर्ट का एक बेटर मोड हो जाता है, क्योंकि ये भारी सामान को लाने ले जाने के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। जिन स्थानों के ऊपर रोड और रेलवे एयर रूट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, उन रीजन्स के अंदर इनलैंड वाटरवे ही ट्रांसपोर्ट का एक मात्र साधन होता है। नेक्स्ट आता है, इनलैंड वाटरवे में जो अलग अलग रीजन्स के अंदर रिवर्स और कैनाल्स के थ्रू इनलैंड वाटरवे का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इनमें सबसे पहला जो हमारा आता है, वर्ल्ड का सबसे बिजी और इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे, राइन वाटरवे। द राइन फ्लो थ्रू जर्मनी एंड द नीदरलैंड। जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में राइन नदी प्रवाहित होती है। इट इज़ नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रोटरडम एट इट्स माउथ इन द नीदरलैंड टू बासले इन स्विट्ज़रलैंड। यह नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर के स्विट्ज़रलैंड में बासले तक 700 किलोमीटर की दूरी में प्रवाहित होती है। यहाँ पर इसको नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ओशियन गोइंग वॉसल कैन रीच अप ऑफ द कोलोन तक। इसमें बड़े समुद्री जहाज जो हैं वो जा सकते हैं। द रूर रिवर ज्वाइन द राइन फ्रॉम द ईस्ट। इसमें राइन की जो ट्रिब्यूटरी रिवर है, रूर, ये इसके अंदर आकर के मिलती है और ये भी नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। इट फ्लो थ्रू ए रिच कोलफील्ड एंड द वूल बेसिन हैज़ बीन ए प्रोस्पेरियस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। यह नदी एक बड़े कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के रूप में सबसे अधिक डेवलप हुआ है।
दिस वाटरवे इज द वर्ल्ड मोस्ट हैवीली यूज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। विच वाटरवे इज हैवीली यूज, विच इनलैंड वाटरवेज इज हैवीली यूज इन द वर्ल्ड। तो ये लिखना है आपको राइन वाटरवे यूज। ईच ईयर मोर देन 20,000 ओशियन गोइंग शिप्स एंड 2 लाख इनलैंड वेसल एक्सचेंज देयर कार्गो। इसके अंदर 20,000 जो है वो समुद्री जहाज और 2 लाख जो छोटे जहाज हैं वो अपनी ट्रैवलिंग कंप्लीट करते हैं। इट कनेक्टेड द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। यह नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड को अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स इस राइन वाटरवे के थ्रू जो अटलांटिक ओशियंस के अंदर गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं उनको ये इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी राइन वाटरवे के थ्रू प्राप्त हो जाती है। इसके मैप में देखिए, राइन वाटरवे रोटरडम को नॉर्थ सी से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जो नॉर्थ सी जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड, नॉर्थ सी में से, और इधर जो बासले है ये मेडिटेरियन सी के अंदर है। तो ये राइन वाटरवे मेडिटेरियन सी और नॉर्थ सी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड जो 4 कंट्री हैं ये इनसे अपनी वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनलैंड वाटरवे के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इनमें जो बेल्जियम है और दूसरी तरफ से जो अदर कंट्री हैं उनसे भी जो स्मॉलर रिवर्स हैं, जो राइन के ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं और कैनाल सिस्टम है, उनके थ्रू इनलैंड पार्ट को ये अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यूरोप का नेक्स्ट वाटरवे आता है डेनबी वाटरवे। दिस इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे सर्व ईस्टर्न यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द डेनबी रिवर राइज इन द ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, एंड द फ्लो ईस्टवर्ड थ्रू मैनी कंट्रीज। इनमें जो अलग अलग कंट्री है, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया जो है वो लगभग 10 कंट्री को ये अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ नेविगेबल अप टू टारना सेवरिन, टारना सेवरिन। द चीफ एक्सपोर्ट आइटम आर व्हीट, मेज, टिम्बर एंड मशीनरी। इसके थ्रू जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुएं हैं उनमें गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी सबसे अधिक उपयोग में की जाती है। नेक्स्ट आता है द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस वाटरवे। द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे है जो यूएसए और कनाडा को अपनी वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। यह वाटरवे सुपीरियर लेक, हुरन लेक, ईरी लेक, ओंटारियो लेक को
कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, जो सू नहर तथा वेललैंड नहर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। बाई सू कैनाल एंड वेललैंड कैनाल टू फ्रॉम द इनलैंड वाटरवे द एस्चुरी ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर्स अलॉन्ग विद द ग्रेट लेक। सेंट लॉरेंस रिवर्स है वो इन अलग अलग झीलों के माध्यम से कैनाल वगैरह को इनको आपस में जोड़ करके और ये सुपीरियर जो झील है वहाँ तक की अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ग्रेट लेक्स फ्रॉम द यूनिक कॉमर्शियल वाटरवे इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और इसके इस इम्पोर्टेंस के कारण से ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। द पोर्ट ऑन दिस रूट लाइक द डुलूथ एंड वेफेलो आर इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटी ऑफ ओशियन पोर्ट। डुलूथ और वेफेलो जो यहाँ की इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं, इनको ओशियन पोर्ट की तरह ही सभी जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और लार्ज स्केल्स पर इनको डेवलप किया गया है। बड़े पैमाने पर इनको सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। एज सच लार्ज ओशियंस गोइंग वेसल्स आर एबल टू नेविगेट अप टू द रिवर डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट ऑफ मॉन्ट्रियल। इसके अंदर इस समुद्री जलयान द्वारा महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक बड़े जहाज जो हैं वो यात्रा कर सकते हैं, बट देयर गुड्स हैव टू बी ट्रांसशिप टू स्मॉलर वेसल्स। इसलिए परंतु कुछ जो एरिया हैं उनके अंदर इनमें शिप के सामान को एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया जाता है, उतारा और चढ़ाया जाता है। ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ रैपिड, क्योंकि नदियों के अंदर जो हैं वो वाटरफॉल और रैपिड्स हैं, जो झरने और छिपरिखाएँ बनी हुई हैं, जिनके कारण से ये लंबी डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाते हैं। कैनाल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अप 3.5 मीटर डीप अवॉइड दीज। इस समस्या से बचने के लिए यहाँ की जो नहरें हैं और रास्ते हैं इनको 3.5 मीटर गहरे किए जा रहे हैं। मैप में देखिए, ये आपकी सेंट लॉरेंस रिवर है। इस सेंट लॉरेंस रिवर को ग्रेट लेक्स जो सुपीरियर झील है उससे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस है, यहाँ से इस में जो नदी है वो आकर के गिरती है, तो इस क्षेत्र को यहाँ से लिया गया है। ये आपके सुपीरियर लेक है। उसके बाद ML मीन्स मिशिगन लेक, उसके बाद EL मीन्स ईरी लेक, OL मीन्स ओंटारियो लेक और HL मीन्स हुरॉन लेक। ये हुरॉन लेक, सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ईरी लेक और ओंटारियो लेक को आपस में कैनाल्स के थ्रू जोड़ करके और कनाडा और USA को ये अपनी वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये एरिया पूरा जो है ये बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और मिनरल रिसोर्स से डेवलप्ड एरिया है। इस ग्रेट लेक्स रीजन्स के नियर बाई एरिया जो है वो वेरी रिच इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्स and have large scale industries. Consequently, it has become world most important inland waterway. Canal has been constructed to join lakes, जो कैनाल्स के थ्रू इन झीलों को आपस में जोड़ करके और ये वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट वाटरवे के रूप में इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट USA का इनलैंड वाटरवे मिसिसिपी वाटरवे। द मिसिसिपी Ohio waterway connected the interior part of USA with the Gulf of Mexico in the south. Large stream can be through this route up to Minneapolis. मिसिसिपी जलमार्ग मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। लंबे स्टीमर जो है वो इस मार्ग के द्वारा मिनियोपोलिस तक जा सकते हैं। द सेकेंड इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे इज प्रोवाइड बाय द रिवर मिसिसिपी एंड इट ट्रिब्यूटरी द ओहियो
इलिनियास, मिसौरी एंड रेड रिवर। द मिसिसिपी इज नेविगेबल फॉर अबाउट 3,500 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ सेंट पाउल इन यूएसए। यूएसए के सेंट पाउल माउथ से ये 3500 किलोमीटर तक नेविगेबल्स है। इट कैन अकोमोडेटेड लार्ज स्ट्रीम अप टू द मिनियोपोलिस। मिनियोपोलिस तक इसके अंदर जो है वो बड़े जहाज जा सकते हैं। दिस वाटरवे कनेक्टेड द इंटीरियर रीजन्स ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। द इम्पोर्टेंट आइटम फ्राइट along this system include coal, petroleum productions and manufacturing goods। ये चीज़ें जो हैं इनके थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं। मैप में देखिए मिसिसिपी रिवर जो यूएसए के वेस्टर्न साइड को अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये मिसिसिपी रिवर्स है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जा कर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। ये पूरे यूएसए के इनलैंड पार्ट को, वेस्टर्न पार्ट को अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो अटलांटिक ओशन से सी पोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और ये यूरोपियन कंट्री से सीधे डायरेक्ट जो है वो लार्ज शिप है वो मिसिसिपी रिवर के थ्रू यूएसए के वेस्टर्न साइड के अंदर अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सभी हमारे मेन इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे हैं। इनमें 5 मार्क्स में इनकी 6 करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं और 3 मार्क्स के अंदर इनके डायग्राम दे करके, जैसे कि पनामा कैनाल है, स्वेज कैनाल है, राइन वाटरवे है, वोल्गा वाटरवे है, ठीक है। इनकी जो डायग्राम है इन डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें कि इनको कौन कौन से लेक्स के थ्रू कनेक्टेड किया गया है, कहाँ पर इनको जो है वो कैनाल के थ्रू कनेक्टेड किया गया है और कौन कौन से कंट्री को ये अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस कंट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे के रूप में डेवलप हैं। ये सारे आपको मैप में फिलिप करके और नोटबुक में कंप्लीट करने हैं।